हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करने जा रहे हैं, दैट इज AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और जो डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन था वो भी इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर होता है। व्हाट डू मीन बाय पीपी? सो एक एसेट है जो कि टेंजिबल है, ऑब्वियसली अगर इंटेंजिबल है तो यहाँ पे कवर नहीं होगा, वो कवर होगा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। तो एक टेंजिबल एसेट जो हेल्ड फॉर व्हाट यूज इन द प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो कि हम प्रोडक्शन में यूज करें या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन की अगर बात हो तो मशीनरी हो गई, सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात हो तो डिलीवरी वैन होगी जिसमें हम गुड्स डिलीवर करें या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करें। या फॉर एग्जांपल मैं सर्विसेज की बात करती हूँ कि जियो है, उसने आपने एक टावर लगाया और वहां पे हम क्या कोई प्रोडक्शन करें, क्या मैन्युफैक्चरिंग करें? नहीं, वो एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमने वो टावर को यूज कर रहे हैं जियो। तो वो हो सकता है कि आपका कोई प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है या सर्विसेज के लिए यूज हो रहा है या रेंटल टू अदर, फॉर एग्जांपल टैक्सी हो गई, कैब होगी या कंस्ट्रक्शन कंपनी की वो क्रेन रेंट पे थे, हम कोई रेंट पे कोई चीज रेंटल टू अदर कोई पीपीएम रेंट पे दे, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, फॉर एग्जांपल फर्नीचर हो गया, फिक्सचर हो गया, या हमारी कोई कॉर्पोरेट की हमारा हेडक्वार्टर का ऑफिस बिल्डिंग होगी तो वहां कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए वो यूज हो रहा है, तो वो भी हमारी पीपी में आ जाए। तो पीपी हो सकता है कि हमने हमारे पास रखी प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए, रेंटल टू अदर और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। और ऑब्वियसली उस एसेट की लाइफ कितनी होनी चाहिए? 12 महीने से ज्यादा। अगर उस एसेट की लाइफ 12 महीने से कम हो गई फिर तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगी ना, दैट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इंटेंजिबल एसेट रहा तो वो कहां? AS26 में जाएगा। अब एक और चीज, सेफ्टी और एनवायरमेंटल रीजन, नॉट सो इंपॉर्टेंट लेकिन पता रहना चाहिए कि जो सेफ्टी और एनवायरमेंटल रीजन के लिए भी कई बार हम लोग एसेट यूज करते हैं। बेसिकली वो एसेट को हमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इंडिविजुअली कुछ नहीं वो दे रहा है। आप देखोगे रिकग्निशन का क्राइटेरिया था कि देयर शुड बी प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, तो कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट वो हमको नहीं दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ फायर एक्सटिंग्विशर, तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या हो, तो मैंडेटरी बाय लॉ, तो कोई मॉल में आप जाते हैं तो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर दिखता है, कोई बिल्डिंग में जाते तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर वो दिखता है बेटा। रेसिडेंशियल जो आपकी सोसाइटी रहती है वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर रहता है। लेकिन क्या ये फायर एक्सटिंग्विशर खुद कोई काम कर रहा नहीं, तो बैठा है बेचारा कोने में, लोगों को देखते उसको कोई पूछता भी नहीं है। ओके, सो ये फायर एक्सटिंग्विशर भी क्या आपकी पीपी? द आंसर इज यस, क्योंकि ये मैंडेटरी बेटा, ये लगाना जरूरी, तभी आप दूसरे एसेट को यूज कर पाएंगे। तो ये फायर या आपका सेफ्टी या एनवायरमेंटल रीजन के लिए भी कोई एसेट आप यूज करते तो वो भी आपकी पीपी कहलाती है। अब ये एप्लीकेबल किसको नहीं होता? ये एप्लीकेबल बायोलॉजिकल एसेट को नहीं होता। बायोलॉजिकल एसेट में लिविंग प्लांट और एनिमल, तो कोई फॉर एग्जांपल कोई हॉर्स आप यूज कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो बोले इस तरह तो टेंजिबल है, लाइफ भी 12 महीने से ज्यादा है, डिलीवरी ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए आप इसको यूज कर रहे हो, ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस के लिए यूज कर रहे हो, तो फिर तो नहीं, बायोलॉजिकल एसेट का एप्लीकेबल नहीं होता। तो बायोलॉजिकल एसेट में लिविंग प्लांट और एनिमल, लेकिन ख्याल रखना बेरर प्लांट का एप्लीकेबल होता है। बेरर प्लांट का मतलब क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में बच्चों बात करेंगे। अब यहां पे उसके बाद हमसे कहते हैं दैट वेस्टिंग एसेट इंक्लूडिंग मिनरल राइट्स, एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन, एक्सपेंडिचर फॉर मिनरल ऑयल्स और नेचुरल गैस, इसको एप्लीकेबल नहीं होता। जो नेचुरल रिसोर्सेज जो रहते हैं वहां पर भी एप्लीकेबल नहीं होता। और अप्लाइज टू बेरर प्लांट बट नॉट टू देयर प्रोड्यूस। मतलब बेरर प्लांट क्या, तो मैं आपको भी बताता हूँ। देयर प्रोड्यूस मतलब फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज ट्री है, तो ऑरेंज ट्री एक बेरर प्लांट, इसको हम डिवाइस करेंगे उसकी मीनिंग को, लेकिन उसमें जो प्रोड्यूस है वो प्रोड्यूस फॉर एग्जाम्पल ऑरेंजेस जो है वो उसको एस आपका 10 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बेरर प्लांट को होता है, आप यहाँ पे देखो प्लांट है, अब ये बेरर प्लांट है तो AS10 इसका एप्लीकेबल है, लेकिन इसका जो प्रोड्यूस किया ऑरेंजेस है इसको AS10 एप्लीकेबल नहीं होता। बेरर प्लांट क्या होता है पहले उसको हम रिवाइज कर दें। तो बेरर प्लांट जो होता है बच्चों, ओके, बेरर प्लांट जो होता है आपका, जस्ट 1 मिनट, यस, एक बात, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बायोलॉजिकल एसेट? लिविंग प्लांट और एनिमल। अब बेरर प्लांट को लेकिन एप्लीकेबल होता है, वो कहता है used in agriculture production expected to bear produce for over a period of what 12 months or with remote likelihood of being sold as agriculture produce except for incidental scrap set, example orange tree, apple tree, rubber tree। तो वो हमसे यहाँ पे कहता है कि एक्चुअल में ये जो बेरर प्लांट है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है और इस झाड़ की लाइफ जो 12 महीने से ज्यादा है, और रिमोट लाइकलीहुड है कि उसको एज ए हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर, आई मीन टू से दैट हियर कोई झाड़ को नहीं बेचना है, हम झाड़ को नहीं बेचने वाले, उसकी एज स्क्रैप आपने बेच दी भाई, उसकी जब लाइफ खत्म हो गई, वो कोई फ्रूट उससे नहीं हो रहे, प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो आपने झाड़ बेच दी, बात अलग है। लेकिन इन जनरल झाड़ को बेचने के लिए हमने उसका वो नहीं, झाड़ नहीं बेच रहे, झाड़ के जो प्रोड्यूस है उसको बेचने वाले, ठीक है, झाड़ के जो प्रोड्यूस है उसको हम बेचने वाले, तो इसको AS10 एप्लीकेबल होता है झाड़ को, उसके जो प्रोड्यूस है उसको नहीं। अब उसका रिकग्निशन क्राइटेरिया के प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। व्हाट इज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट? आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है इस एसेट को यूज करने की वजह से, या
डिक्रीज हो रही है क्या एक्सपेंसेस। तो आपने बोले कि चलो कोई मशीन ले लो, 10 एम्प्लॉय का काम एक ही मशीन करे, भगाओ 10 एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिए। तो वो एक मशीन ही 10 एम्प्लॉय का काम करे, तो आपका उसने एक्सपेंसेस कम कर दिया। तो हो सकता है कि आपने एसेट लिए, वो रेवेन्यू में आपको बढ़ाने के लिए हेल्प करा, ये एक्सपेंसेस कम करने के लिए हेल्प करा, उससे हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कहेंगे। और कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली। ऑब्वियसली हम जब रिकॉग्निशन की बात करते हैं, कॉस्ट तो पता रहना चाहिए, जब भी तो बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको लिख पाएंगे। तो जब मैं कहता हूँ कि कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर रिलायबली, मतलब कॉस्ट पता होना, जब भी तो हम उसको लिख पाएंगे ना। तो उसकी कॉस्ट हमें पता रहना चाहिए और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उससे होना चाहिए। अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमको उस एसेट से नहीं होने वाला बेटे, तो हम उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करें, या हमने रिकॉग्नाइज करे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होने वाला, तब उसको डी रिकॉग्नाइज करें। डी रिकॉग्नाइज मतलब उसको राइट ऑफ कर देते, हमें उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो आगे आप ये पॉइंट डी रिकॉग्निशन में भी देखोगे, लेकिन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है जब भी हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। नाउ अब भाई कॉस्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द कॉस्ट हियर। कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या मतलब, पहला हमें कॉस्ट में क्या क्या चीज इंक्लूड करना है। तो एक परचेज प्राइस, आपने कोई भी पीपी खरीदे उसमें परचेज प्राइस, या इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस, कोई भी टैक्सेस या आपने इंपोर्ट ड्यूटीज या कोई टैक्सेस पे कर, दैट शुड बी नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल मतलब कि आपको कोई रिफंड क्लेम नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल कोई इनपुट, आप जीएसटी आपने पढ़े, कोई इनपुट जीएसटी उसका क्लेम नहीं कर रहे। अगर इनपुट जीएसटी क्लेम कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा वो नहीं होगा। नॉट डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन, सिमिलर लायबिलिटी। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि आपने एसेट परचेज किया, आपने करके 10 पीपी खरीदे, आपने इंस्टॉल करे, 10 साल बाद उसको डिसमेंटल करना है। तो जो डिसमेंटल खर्चे, डिसमेंटलिंग के जो खर्चे होने वाले 10 साल बाद, उसे भी कॉस्ट ऑफ पीपी में रिकॉग्नाइज करना है। लेकिन उसमें यहाँ पे आपका AS29 इसके बारे में कहता है, यहाँ पे कहते हैं प्रोविजन क्रिएट करा। तो अभी खर्चा हुआ कि नहीं, 10 साल बाद खर्चा होने वाला है हमारा, जब उसको हम डिसमेंटल करेंगे। लेकिन उसकी उस वक्त की कॉस्ट जो है वो सब 10 लाख रुपए था, आज की प्रेजेंट वैल्यू उसको पीपी में लिखना होता है। तो ख्याल रखें, इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट फॉर डिसमेंटलिंग, रिमूविंग, रिस्टोरिंग द साइट, लेकिन इसको किस पे लिखते, प्रेजेंट वैल्यू पे लिखना है। नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, cost of bringing the asset to working condition for intended use in the manner basically dictated by the management। तो जो भी इसकी प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन पे लाने के लिए जो भी खर्चे, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और आपने लेबर को पेमेंट करे, साइट प्रिपरेशन का खर्चा, इनिशियल डिलीवरी, हैंडलिंग या इंस्टॉलेशन या असेंबलिंग का भी खर्चा कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा, टेस्टिंग, ट्रायल रन, लेस सेल प्रोसीड ऑफ एनी सैंपल। ओके, आप कोई टेस्टिंग हो रही, कोई आपने पीपी ली, आप उसके टेस्ट करे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, और आपके कभी सैंपल है, कोई सैंपल बेच दिए, तो सैंपल वो कहता है कि टेस्टिंग के जो भी खर्चा हो सैंपल उसमें से आपने माइनस कर लेना। और प्रोफेशनलिस्ट, फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट को आपने फीस दी, बेटा इंजीनियर को, सिविल इंजीनियर को फीस दी आपने, तो जो भी फीस आप दे रहे प्रोफेशनल फीस, वो भी कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा है। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट यूज फॉर इंस्टॉलेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने कोई एक एसेट को यूज करे दूसरी एसेट को बनाने के लिए। तो हमने क्या करे, यहाँ पे कोई एक एसेट को हमने यहाँ पे यूज करे दूसरी एसेट को बनाने के लिए, इस पे जो भी डेप्रिसिएशन लगा है वो भी दूसरी एसेट की कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा होगा। नाउ ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज प्राइस व्हेन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ठीक है, तो आपने कोई ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट का कॉस्ट ऑफ पीपी में से माइनस करा है। कुछ चीजें कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा नहीं होते। कौन कौन सी चीजें, न्यू फैसिलिटी और बिजनेस कॉस्ट, इनॉग्रेशन कॉस्ट हो गया, कैटरिंग आई ज्वेलरी शॉप वहां पे कह के मैं इनॉग्रेशन करूंगी, रिबिन विबिन कट कर इसको 50 करोड़ दिए, तो क्या वो कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा होगा? द आंसर इज नो। इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, सर्विस कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट या आपके प्रमोशनल एक्टिविटी आप जो करते हैं वो भी कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा नहीं है। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट भी नहीं है। Cost incurred while an item capable of operating in the manner intended by the management has yet to be brought into use or is operated less than full capacity। इसका मतलब ये होता है कि आपकी कोई एसेट रेडी टू यूज होगी इन द मैनर विच इज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, आप उसको यूज नहीं करे बात अलग है, या आप उसको फुल कैपेसिटी पे यूज नहीं करे वो बात अलग है, लेकिन रेडी हो चुकी हो तो उसके बाद के खर्चे है तो कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा आपका होगा नहीं। तो आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, नहीं अभी हमने यूज करना शुरू नहीं करे, अरे रेडी हो गई आप नहीं करो आपकी गलती, या आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि नहीं फुल कैपेसिटी पे यूज नहीं करो, 1000 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती है हम 800 ही करें ना, वो रेडी हो चुकी है, आप करो या ना करो उसको यूज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। एडमिनिस्ट्रेटिव अदर जनरल ओवरहेड्स वो भी कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा नहीं है। ऑपरेटिंग लॉसेस भी, आप लॉस हुआ तो कोई पीपी का हिस्सा नहीं हो। रीलोकेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो तो उसका भी खर्चा जो है कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा होता नहीं है। इंसिडेंटल ऑपरेशन ड्यूरिंग पीपी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट, या ख्याल रखना देखो इंसिडेंटल इनकम होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अब पार्किंग करने आपने लोगों को कह दिए कि पीपी तो यहाँ पे क्रिएट हो रही है, लेकिन आपने पार्किंग करने लोगों को यहाँ पे कह दिए कि पार्क कर लो, उसका पैसा लगेगा, तो वो अदर इनकम ट्रीट करते हैं, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाया जाता है।
अभी जरूरी नहीं ना कि बेटा हम कोई एसेट खुद ही सॉरी बाहर से कोई एसेट को खरीदे, ये भी तो हो सकता है कोई एसेट को हम क्या करें, कंस्ट्रक्ट करें। तो उसमें क्या कहेगा, जो चीज हमने पहले बात करें, अभी जो हम परचेज करते जो सारी चीजें वो तो आएंगी, इसके अलावा डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू द एसेट और कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल जनरल कंस्ट्रक्टिंग द एक्टिविटी एलोकेट टू द स्पेसिफिक एसेट। कभी कभी ऐसा होता है बेटा डायरेक्ट कॉस्ट आई मीन टू से लेबर हो गया, ओके, आप मटेरियल हो गया तो डायरेक्ट कॉस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि जनरल उस पर खर्च नहीं, स्पेसिफिक उस पर खर्च नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई इंश्योरेंस निकाले, वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है 3 बिल्डिंग का, अब आपने बोले 3 बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है लेकिन रात को चोरी का डर रहा तो इंश्योरेंस निकाला, तो भाई इंश्योरेंस आपने तीनों बिल्डिंग का साथ में निकाले तो उसका एलोकेट करो, ऐसा कह रहा है। नाउ ये बोरोइंग कॉस्ट इन जनरल कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा नहीं होता। अगर ये 16 कहता है कि अगर आपने वो क्वालिफाइंग एसेट पे हो तो ही वो आपका बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हो। एलिमिनेशन ऑफ एनी इंटरनल प्रॉफिट इन अराइविंग एट व्हाट दीस कॉस्ट, अगर कोई इंटरनल प्रॉफिट हो, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को सर्विस प्रोवाइड किया, मैंने कहा मेरे लेबर देता हूं मैं आपको, आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मेरे लेबर काम करना, एक ही कंपनी डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, मैं उनको दे रहा हूँ 50,000 रुपए, लेकिन मैंने कहा आपसे 70 दूँ, तो ये इंटरनल प्रॉफिट हुआ, 20,000 हम उसको कैपिटलाइज नहीं करते, ओके, जो एक्चुअल खर्चा वही हमको कैपिटलाइज करना है। नाउ योर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड सर्विस इक्विपमेंट, वो कहते हैं मीटिंग द AS10 डेफिनेशन ऑफ पीपी, रिकॉग्नाइज पीपी अकॉर्डिंग टू AS10। अगर वो AS10 की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता पीपी की तो उसको फिर एज एन इन्वेंट्री पता था, उसका मतलब क्या था आपने समझा। कभी कभी जैसे कि स्टैंड बाय इक्विपमेंट, आपने एक एडिशनल जनरेटर रखे हो वहां पे, जनरेटर जब यूज करना रहेगा हम उसको जब यूज करेंगे, तो वो आप बोल सकते हैं कि आपके वो स्टैंड बाय इक्विपमेंट है, वो जनरेटर है आपका, तो वो आपकी पीपी होगी, क्योंकि पीपी की डेफिनेशन को फुलफिल करता है, वो आप उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, ठीक है, लाइफ टेंजिबल, तो उसकी डेफिनेशन में जो भी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करता है। लेकिन कभी कभी ऐसे स्पेयर पार्ट छोटे मोटे आइटम्स एकदम, ठीक है, अब वो आपको मेंटेनेंस के लिए आपने अपने रखे हो कि कुछ खराब हो गया तो उसको यूज कर लेंगे, तो वो तो नेगली इनसिग्निफिकेंट आइटम है, तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग एज अ पार्ट ऑफ द पीपी यू कैन से इन्वेंट्री जो कि हमने कंज्यूम नहीं करे हमारे पास रखी हुई है। नाउ सब्सिक्वेंट कॉस्ट, ऑब्वियसली आपने एक बार पीपी हमारी रेडी हो गई, उसके बाद आगे भी खर्चे होते हैं। तो एक आपका खर्चा होता है डे टू डे सर्विसिंग, दैट इज नथिंग बट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। बेटा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा दैट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हमारा खर्चा वो जाएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ पीपी अगर हुआ, मतलब आपने पीपी के कोई पार्ट को रिप्लेस करे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे ये एयरक्राफ्ट है इंडिगो का, इस एयरक्राफ्ट में जो सीट है हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। अब आप इसको रिप्लेस करो तो हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है एयरक्राफ्ट तो 50 करोड़ का, उसमें 1 करोड़ जो इंक्लूडेड आपके सीट का, तो उसको डी रिकॉग्नाइज करो, हटाओ वहां से, तो आप उसको डी पीएनएल अकाउंट डेबिट ओल्ड सीट अकाउंट या बेचे तो बैंक अकाउंट वॉट, और जो नई सीट है जो आपने खरीदी उसके बदले में उसको रिकॉग्नाइज करो, जो पुरानी यहाँ से चलेगी उसको डी रिकॉग्नाइज मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा दो, और नई हमारे पास वापस आई जो हमने नई खरीदी उसको रिकॉग्नाइज करो जो भी आपने खर्चा किया। तो पुरानी की WDV थी 1 करोड़, नई की 4 करोड़, तो 1 करोड़ राइट ऑफ करो, 4 करोड़ को वहां पे कैपिटलाइज कर देंगे, ओके। तो आपसे वही कहता है अगर कोई आप सिग्निफिकेंट पार्ट को रिप्लेस कर रहे हैं तो बच्चों हमसे सिग्निफिकेंट पार्ट को रिप्लेस करते हो तो पुरानी वाली को डी रिकॉग्नाइज करो, नई वाली को क्या करेंगे आप रिकॉग्नाइज कर देंगे। नाउ अब हमसे कहते हैं रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन, उसका ट्रीटमेंट वैसा ही करते जैसे हमें रिप्लेसमेंट करते। कभी इंस्पेक्शन चार्जेस ना बहुत हेवी, स्पेशली फॉर एग्जाम्पल केस ऑफ एयरक्राफ्ट, तो आप उसको भी कैपिटलाइज कर सकते हैं इंस्पेक्शन कॉस्ट को जो भी आप इनकर्ड करो, लेकिन उसको राइट ऑफ करो। अगर आपने पूरी राइट ऑफ नहीं करो, नई इंस्पेक्शन कॉस्ट आ गई तो पुरानी वाली को डी रिकॉग्नाइज करो जो भी उसकी WTV होगी, और नई वाली को क्या करना रहेगा, रिकॉग्नाइज करना रहेगा। तो पुरानी वाली को बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा लेंगे और नई वाली को क्या करेंगे उस पर रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमसे यहाँ पे कहता था। According to AS10, the derecognition of PP component is mandated irrespective of whether the cost of the previous part of the inspection was identified during acquisition or construction. In case where the determining the carrying amount of the replaced part or inspection is impracticable, AS10 allowed to use the replacement cost or the estimated cost of the future in similar inspection as indicator of the original cost when the item was acquired or constructed. अब इसको सेंटेंस को घबराना मत पढ़ के क्या कह रहा है, वो बेसिकली बच्चों हमसे ये कह रहा है कि कभी हमने कोई इंस्पेक्शन में खर्च कर, अब क्या होता है कि पुरानी वाली की WDV कितनी, या आपने कोई पार्ट यहाँ पे रिप्लेस कर दो, मैंने तो आपसे कह दिया कि AS10 कहता है कि पुरानी वाली सीट की जो भी WDV उसको डी रिकॉग्नाइज कर दो, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाओ, उसको राइट ऑफ करो, लेकिन उसकी वैल्यू तो पता हो ना कि टोटल एसेट में कितने की। तो कभी अगर प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, पॉसिबल ही नहीं पता लगा पा रहे, तो एस्टिमेटेड बेसिस पे पता लगाओ कि भाई आज इतना खर्चा आ रहा है तो 5 साल पहले खरीदी तो जब कितना खर्चा हो, समझ गए, कोई भी तरीके से उसको पता लगाओ, लेकिन आपको एस्टिमेटेड बेसिस पे पता लगाओ कि टोटल बुक वैल्यू जो हमारे पास एसेट उसमें जो पार्ट हम रिप्लेस करें उसकी WDV कितनी है, क्योंकि उसको आपको डी रिकॉग्नाइज करना रहेगा। तो वो कहता है कि आपको आप यू कैन नॉट गिव द एक्सक्यूजेस कि उसकी वैल्यू पता नहीं, यू हैव टू डी रिकॉग्नाइज। अगर नहीं पता लगा पा रहे
तो एस्टिमेटेड बेसिस पे पता लगाओ, लेकिन आपको पता लगाना रहेगा। ये सिमिलर आइटम आप करो, सिमिलर इंस्पेक्शन करो तो कितना खर्चा होता है उसका एस्टिमेट करो, और अकॉर्डिंगली जो भी उसकी WDV एस्टिमेटेड बेसिस पे आपको लगता है वो एसेट में से डी रिकॉग्नाइज करो, जो नया आपने जो खर्चा करे उसको रिकॉग्नाइज करो, मतलब कॉस्ट ऑफ पीपी में हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नाउ दैट इज द मेजरमेंट पार्ट। तो इनिशियली हमेशा ख्याल रखना बेटा कि इनिशियली जब आप पीपी को रिकॉग्नाइज करते हमेशा हम उस किस पे रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन बाद में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कॉस्ट मॉडल भी फॉलो कर सकते हैं। इनिशियली वी हैव टू रिकॉग्नाइज इट कॉस्ट, लेकिन बाद में आफ्टर रिकॉग्निशन हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कॉस्ट मॉडल फॉलो करें या रिवैल्यूएशन मॉडल। तो कॉस्ट मॉडल बहुत सिंपल होता है कि हमने उसको कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करे, जो भी डेप्रिसिएशन होता है माइनस करो, इंपेयरमेंट लॉस भी माइनस करो। इंपेयरमेंट लॉस बेसिकली डील करता है AS 28, वो भी अपन रिवाइज करेंगे आगे। और मगर रिवैल्यूएशन मॉडल में कहता है कि आप रिवैल्यू करो, जो आपकी बुक वैल्यू उसको आप कंपेयर करो फेयर वैल्यू से। अगर फेयर वैल्यू ज्यादा है तो आप बुक वैल्यू को बढ़ा दो, उसे अपवर्ड रिवैल्यूएशन कहते हैं। अगर फेयर वैल्यू कम है तो बुक वैल्यू को कम कर दो, उसे डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कहते हैं। तो इस पे कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है और इंपेयरमेंट लॉस होता है, यहाँ कैरिंग आउट। तो बेसिकली आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो तो डेप्रिसिएशन भी फेयर वैल्यू पर ही लगता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे रिवैल्यूएशन की, अकाउंटिंग की, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम बात करते हैं कि फेयर वैल्यू पे, जब मैंने कंपैरिजन की बात की है, जैसे यहाँ पे बात की बेटे कि बुक वैल्यू है, वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद द फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू से मुझको कंपेयर करना है। तो ये कैसे, क्या एक ही एसेट होती है कि ग्रुप ऑफ एसेट? ये ग्रुप ऑफ एसेट भी हो सकती है, क्लास होता है। व्हाट डू यू मीन क्लास ऑफ एसेट? उस क्लास में सारी एसेट्स आ जाती है। तो ग्रुपिंग ऑफ एसेट मतलब सिमिलर एसेट में, आई मीन फर्नीचर हो गया तो पूरे फर्नीचर उसमें हो गया। ओके, तो आप एक और चीज है, आप जब हम हमारे पास ऑप्शन होता है कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना, हम तो क्या हम सारी एसेट्स ही रिवैल्यूएशन मॉडल हो या सारी एसेट ही कॉस्ट मॉडल? नहीं, ऐसा नहीं है। आप कुछ एसेट के लिए कॉस्ट मॉडल फॉलो कर सकते हैं, कुछ एसेट के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल अलाउ है। बट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये बेटा कि आप लोग जब आप मॉडल की बात करते हैं तो कॉस्ट मॉडल कुछ एसेट के लिए, रिवैल्यूएशन मॉडल कुछ एसेट के लिए। लेकिन जब आप रिवैल्यूएशन मॉडल किसी के लिए फॉलो करिए, कॉस्ट मॉडल क्लास सेम होना। आई मीन से आप ऐसा नहीं कर सकते कि फर्नीचर के लिए कुछ फर्नीचर के लिए कॉस्ट, कुछ फर्नीचर के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल, ऐसा नहीं चलता। फर्नीचर एक क्लास है, पूरे के पूरे फर्नीचर या तो कॉस्ट मॉडल या तो रिवैल्यूएशन मॉडल, समझे? वैसे प्लांट एंड मशीनरी ये तो पूरे रिवैल्यूएशन मॉडल या तो फिर पूरे कॉस्ट मॉडल, आप एक क्लास में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन वो हमसे कहता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिवैल्यूएशन हमसे कहता है कि आप उसको कब कब मैं रिवैल्यू करूं, मतलब मेरे को फेयर वैल्यू देखना रहेगा। तो जब आपकी सिग्निफिकेंट वोलाटाइल चेंजेस है, फॉर एग्जांपल की लैंड है प्राइम लोकेशन, तो उसकी वैल्यू बहुत, मुंबई में बैंड्रा एरिया में सब उसकी बहुत वैल्यू है, बहुत फ्लक्चुएट होती है उसकी वैल्यू, तो आप उसको रिवैल्यू हर साल करो फिर इसको। लेकिन ऐसी कोई आपकी एसेट है कि उसकी वैल्यू बहुत चेंज नहीं होती, ओके, बहुत फेयर वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, तो हमको AS 10 कहते हैं कि हर 3 साल में या 5 साल में चॉइस दिया, 3 साल में 5 साल में उसको आप एक बार फेयर वैल्यू से कंपेयर करो। डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू कैसे पता लगा सकते हैं? मार्केट देखो, मार्केट में उसका क्या रेट है। अगर उसकी कोई कभी कभी कोई एसेट होती है बेटा जिसमें मार्केट में उसकी ज्यादा मतलब ट्रेड नहीं होता, बिजनेस नहीं होता, स्पेशलाइज एसेट हमने बनाए थे, स्पेसिफिक एसेट थे हमने हमारे लिए बनाए थे, तो मार्केट से उसकी वैल्यू निकालना मुश्किल है। तो उस केस में कहते हैं दूसरे तरीके से निकालो। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंटेड कैश फ्लो, मतलब उस एसेट से आपको फ्यूचर पे कितनी कैश फ्लो एक्सपेक्ट करते हो और उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालो। अपने FM में पढ़े डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा के प्रेजेंट वैल्यू की निकालो, ठीक है। दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट, फेयर वैल्यू। तो कोई भी तरीके से आप फेयर वैल्यू निकालो, या मार्केट से देखो, या डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा के उसकी कैश फ्लो देखो, प्रेजेंट वैल्यू की क्या है। नाउ ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन आप ख्याल रखेंगे। यहाँ पे रिवैल्यूएशन जो होते, आपने दो तरह के रिवैल्यूएशन आता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अगर उसकी बुक वैल्यू से फेयर वैल्यू ज्यादा, बुक वैल्यू से ज्यादा है तो आप वैल्यू को बढ़ा रहे हो, अगर फेयर वैल्यू कम है तो वैल्यू का आप हमको कम करना है। तो अकाउंटिंग कैसे करो, तो हमेशा ख्याल रखना अगर वैल्यू बढ़ रही है तो इंक्रीज इन एसेट, वेरी सिंपल बेटा, इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड। सो वी आर गोइंग टू पास एंट्री पीपी अकाउंट विल बी डेबिटेड, पीपी अकाउंट विल बी डेबिटेड हियर एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ये नॉर्मल रूल है। अगर आपकी वैल्यू कम हो रही है तो डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड, तो पीपी क्रेडिट होंगी और पीएनएल डेबिट होता है। वी आर गोइंग टू पास एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीपी अकाउंट, ये नॉर्मल यही रूल होता है बेटा। लेकिन उसने ये कहा कि आपको फर्स्ट रिवैल्यूएशन देखना था कि फर्स्ट रिवैल्यूएशन में क्या हुआ। आई मीन टू से दैट हियर कि मैं आपसे ना एक काम करते हैं, 6 सिनारियो है, 6 सिनारियो के थ्रू मैं आपको समझाता हूं और 6 अलग अलग सिनारियो। पहले सिनारियो में कहते हैं कि पहली बार जब रिवैल्यूएशन हमने की तो 5 से वैल्यू बढ़ी उसकी, तो इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड, तो हमने एंट्री पास करें यहाँ पे पीपी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट क्रेडिट। फिर उसी एसेट में आपने दोबारा आपने उसको फिर से 4 से वो बढ़ा, तो अगेन वी आर इंक्रीज इन एसेट शुड बी डेबिटेड, तो पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट 4। अब आते हैं सेकंड सिचुएशन, चारों अलग अलग 6 सिचुएशन, 6 अलग अलग पूरी। पहली बार में 5 से बढ़ा तो पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस 5,
फिर वो कहता है कि यहाँ पे 4 से कम हुआ, डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड, तो पीपी क्रेडिट होगा। लेकिन आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस रखा हुआ है क्योंकि पहली बार वो इंक्रीज हुआ था बेटा, तो पहली बार इंक्रीज हुआ, रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस रखा हुआ है हमारे पास, तो आप उसको यूटिलाइज करें। तो यहाँ पे एंट्री पास होगी रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पीपी अकाउंट। आप बोलेंगे नहीं सर आपने बोले पीएल में जाएंगे, अरे पीएल में देते लेकिन हमारे पहले का रिवैल्यूएशन सरप्लस रखा हुआ है, तो इसलिए आप पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस में उसको एडजस्ट करेंगे। अब थर्ड सिचुएशन हमारे 5 से वैल्यू बढ़ी, तो पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट 5। हाउ मच बैलेंस वी हैव इन रिवैल्यूएशन सरप्लस 5। नाउ उसके बाद 7 से वैल्यू कम होगी, 7 से वैल्यू क्या होगी हमारी कम होगी, लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस में 5 रखा है, तो बेटा 5 इसमें एडजस्ट कर देंगे, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 5। और 7 से वैल्यू कम है तो पीपी 7 से क्रेडिट होगी, 2 कहां पे जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। So revaluation surplus account will be debited by 5, P&L account will be debited by 2 and PP will be credited by how much? 7। अब हमसे यहाँ पे कहता है फोर्थ पॉइंट, आपकी 5 से वैल्यू कम हुई है, 5 से वैल्यू कम हुई, तो हमने क्या एंट्री पास करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड। पहली बार में कम हुई तो कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास बैलेंस रखा हुआ नहीं है, पहली बार में कम हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट पीपी, मतलब पीएल में आपने डेबिट कर रखा। फिर यहाँ पे और आपका कम ऑफ 4 से, तो कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस रखा जिसमें एडजस्ट करेंगे नहीं, तो पूरा का पूरा पीएल में चलेगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीपी अकाउंट। नाउ फिफ्थ वन, पहली बार में 5 से कम हो गया, तो 5 से कम होता है पीएल अकाउंट डेबिट टू पीपी अकाउंट, ठीक है, तो पीपी में हम पीएल में हमारा 5 से गया, अब यहाँ पे 4 से बढ़ा, तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, आप बोलेंगे सर बढ़ गया तो पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। देखो आपका पहले आपने पीएल में डेबिट करे थे, तो पहला वाला अपने को देखना था, पहले पीएल में डेबिट करते आपने, तो अभी आपको क्रेडिट भी पीएल में ही करना पड़ेगा, मैक्सिमम अप टू 5, हमारा तो 4 से ही बढ़ा, तो 4 से मैं क्रेडिट कर देंगे पीएल को, तो पीपी अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर यहाँ पे 5 से कम हुआ पहली बार में, तो हमने एंट्री पास करे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीपी अकाउंट, तो पीएल में हम लेकर के। फिर बेटा यहाँ पे 7 से वो बढ़ा, 7 से वो बढ़ा, तो जब वो 7 से यहाँ पे बढ़ा तो पीपी अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 7 टू पीएल। मगर आपने पहली बार में पीएल को डेबिट किया तो हमको क्रेडिट भी पीएल को करना रहेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 5 से, क्योंकि पहली बार हमने पीएल में डेबिट 5 से किया, तो अभी क्रेडिट भी मैक्सिमम 5 से कर सकते, तो पीएल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे 5 से टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, हाउ मच बैलेंस अमाउंट है दैट विल गो टू रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट, दैट इज हाउ मच 2। तो इस तरीके से हम रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग करते हैं। अब क्या होगा कि हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस रखा हुआ है, तो क्या वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में हमेशा रहेगा? हाँ हमेशा रहेगा, लेकिन जब आप क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस से उसको हटा सकते हैं, दो होते, एक तो कंपलसरी बेटा, कब? जब आपने एसेट को डीरिकॉग्नाइज करें, डीरिकॉग्नाइज करें मतलब एसेट को हमने बेच दी बेटा, जब एसेट को बेच दी तो उससे रिलेटेड जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस से बैलेंस रखा हुआ है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस से उठा के हम लोग यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब डीरिकॉग्नाइज होता है, जब बुक्स ऑफ अकाउंट से एसेट चली गई तो उससे रिलेटेड जो रिवैल्यूएशन सरप्लस में रखा उससे भी हम क्या करते हैं बच्चों, हटा देते हैं। अब होता है एक ऑप्शनल, मतलब अभी हमने एसेट डीरिकॉग्नाइज नहीं करा, हमने एसेट अभी तक बेचे नहीं है, स्टिल वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग, को पीएनएल अकाउंट के थ्रू नहीं जाना है, दोनों के दोनों रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस में कम करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग में क्या करेंगे बच्चों, बढ़ा देंगे। तो हम ट्रांसफर ड्यूरिंग व्हाट एसेट यूज, अब मतलब हमने एसेट बेचे नहीं अभी भी है, तो क्या रूल है उसका, हमसे क्या यहाँ पे कहता है कि आप रिवैल्यूड अमाउंट पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर, और अगर रिवैल्यू नहीं करते तो कितना करते। तो फॉर एग्जांपल मैं रिवैल्यू कर रहा हूं तो 10,000 का डेप्रिसिएशन आ रहा है, अगर रिवैल्यू नहीं करता तो 8,000 का डेप्रिसिएशन आता है, जो डिफरेंस है 2,000 वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग, बट इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल, इफ द एंटिटी वांट्स टू डू दे कैन डू इट हियर, तो ये ऑप्शनल है, लेकिन जब डीरिकॉग्नाइज हो जाता है पहला पॉइंट, जब तो मैंडेटरी, जब तो हमको ट्रांसफर करना ही रहेगा। ओके, डेप्रिसिएशन हमेशा रिवैल्यूड अमाउंट पे होता है, यही का या पीएनएल के थ्रू नहीं आना, दोनों के दोनों रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस से कम करना और रिटेन्ड अर्निंग में उससे बढ़ा देंगे। ओके, नाउ हियर जब भी आपने कोई एसेट बेचे, जो भी प्रॉफिट और लॉस है, चाहे आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करो, रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करो, दैट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस हो तो पीएल में डेबिट करेंगे और प्रॉफिट तो पीएल में क्रेडिट करेंगे। नाउ कभी क्या हमारा कॉस्ट ऑफ पीपी चेंज हो सकता है कि? द आंसर इज यस, कॉस्ट ऑफ पीपी हमारा चेंज हो सकता है। नाउ व्हाट डज इट मीन? क्योंकि हो सकता है कभी आपने पढ़े होंगे, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट हो गया तो हमने एसेट अभी ले लिए, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ग्रांट मिली तो कॉस्ट ऑफ पीपी चेंज हो गया, या कोई टैक्सेस में चेंजेस आए, या हमने डिसमेंटलिंग जो कॉस्ट थी हमारी जो 10 साल बाद होने वाला है उसको आपने एस्टिमेट हमारा चेंज हो गया, इट मे हैपन। तो कैसे काउंटिंग करेंगे? तो चेंज इन कॉस्ट हमें देखने का हमने कौन सा मॉडल फॉलो करे बेटा, कॉस्ट मॉडल फॉलो करेंगे, रिवैल्यूएशन मॉडल। अगर हमने कॉस्ट मॉडल फॉलो करे, वी आर गोइंग टू पास इंक्रीज इन लायबिलिटी हुई तो वी आर गोइंग टू पास एंट्री पीपी अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी एंट्री विल बी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पीपी अकाउंट। लेकिन वो हमसे यहाँ पे कहता है कि बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट टू पीपी अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पीपी। लेकिन यहाँ पे कहता है
अगर आपका डिक्रीज इन लाइबिलिटी हो रहा है तो इफ डिक्रीज इन लाइबिलिटी एक्सीड द बुक वैल्यू ऑफ द पीपी द एक्सेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल अकाउंट। व्हाट डज इट मीन? मैंने कहा मेरी पीपी 10 पे अपीयर हो रही है, उससे रिलेटेड एसेट 4 है। हो सकता है ना कि आपने पहले क्रेडिट में परचेज कर पेमेंट कर दी, अब हमको गवर्नमेंट यहाँ पे इसके सपोज अभी तक हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करे 7, तो उसकी बुक वैल्यू हो रही यहाँ पे 3, तो इसकी बुक वैल्यू लाइबिलिटी की 4 और एसेट की 3। अब क्या हुआ कि वो गवर्नमेंट ने बोली चलो 4 लाख रुपए तुमको माफ कर दिया, हम बड़े खुश हो गए। तो लाइबिलिटी कैंसिल, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट टू एसेट, एसेट की वैल्यू लेकिन 3 पे ही अपीयर हो रही है। 3 से क्रेडिट कर सकते हैं, 4 से क्रेडिट नहीं कर सकते ना, एसेट का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है क्या? नहीं। तो अब एसेट को 3 से ही क्रेडिट करोगे, बचा हुआ 1 विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपसे कह रहे हैं अब इसको रीड करो। If a decrease in the liability exceed the book value of the PP, the access should be recognized in profit and loss account। उसको recognize करना रहेगा। Now, अगर मैं रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करता हूँ, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट लाइबिलिटी अकाउंट, डिक्रीज हो रही है लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस, एक एक करके बेटा। अब इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्रेडिट करे, पीएल को डेबिट करे। लेकिन वो कहता है अगर पहले का कोई रिवैल्यूएशन का सरप्लस का बैलेंस आपके पास है तो पीएल में ना डेबिट करते हुए रिवैल्यूएशन सरप्लस में एडजस्ट कर लो। डिक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस, लेकिन वो कहता है अगर आपने कभी पीएल में क्रेडिट करे हो तो सॉरी पीएल में डेबिट अगर पास में कभी करे हो तो क्रेडिट भी यहाँ पे रिवैल्यूएशन सरप्लस में ना क्रेडिट करते, पीएल में क्रेडिट करो। देखो आप, एक्सेप्ट इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीएनएल टू द एक्सटेंट दैट इट रिवर्स द प्रीवियस रिवैल्यूएशन डेफिसिट। अगर आपने पीएल में कभी डेबिट करो, रिवैल्यूएशन हुआ आपका डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, तो आप यहाँ पे फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस में ना क्रेडिट करते, पीएल में क्रेडिट, इसको हम करेंगे। ओके, नाउ हियर कि क्या एक्विजिशन ऑफ एसेट नॉन कैश और पार्टली कैश, मतलब हमने कोई एसेट दी उसके बदले में कोई दूसरी एसेट ली, तो वो कहते हैं कि फेयर वैल्यू मॉडल है फॉलो। सबसे पहले आपने देखा फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप, और उसके बाद अगर कोई कैश दिए तो उसको भी हम कंसीडर करते हैं। तो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप लो, अगर उसकी फेयर वैल्यू नहीं पता है हमें तो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ द एसेट रिसीव उसके पे रिकॉर्ड करो। दोनों की फेयर वैल्यू अगर नहीं पता तो जो हमने एसेट दी उसकी बुक वैल्यू पे नई एसेट को हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। लेकिन कमर्शियल सब्सटेंस होना, अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है बेटा तो उस केस में फिर फेयर वैल्यू नहीं देखते, उस केस में फिर हमने जो एसेट दिए उसकी जो भी बुक वैल्यू उसकी पे हम न्यू एसेट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अब ये होता है कि हमको पीपी परचेज फॉर ए कंसोलिडेटेड प्राइस। व्हाट डू मीन बाय पीपी परचेज फॉर ए कंसोलिडेटेड प्राइस? मतलब आपने क्या होगा कि हमने 4 एसेट बेटे यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 एसेट की कीमत थी 50 करोड़, कॉम्बो ऑफर, ठीक है, कॉम्बो ऑफर 50 करोड़ है। तो अब उससे बोला नहीं नहीं भाई एक एक की कितनी रिकॉग्नाइज करो, बुक्स ऑफ अकाउंट में तो मुझे सबकी अलग अलग रिकॉग्नाइज करना है ना, तो उसने कहा आपको अलग अलग रिकॉग्नाइज करो। तो फिर कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो उसने कहा सबकी फेयर वैल्यू लो, ए की 30, बी की 30, सी की 20 और डी की 20। तो इसको हम बांट देंगे 50 करोड़ को 3:2 में। तो चारों की फेयर वैल्यू लो मार्केट वाले इंडिविजुअली कितनी, और उस प्रोपोर्शन में जो हमने कंबाइन अमाउंट चारों का मिला के जिस प्रोपोर्शन में उसको बांट देंगे। अब एसेट हेल्ड पीपी हेल्ड बाय लेसी अंडर फाइनेंस लीज, तो उसको एस 19 कवर करते हैं, वहां पे हम बात करेंगे। और गवर्नमेंट ग्रांट के अंडर अगर हमको कोई एसेट मिलती है तो उसको एस 12 बात करते हैं, वहां पर हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। पहले की एस 6 हुआ करता था बहुत जमाने पहले, 7-8 साल पहले, वो एबॉलिश हो गया। वो डेप्रिसिएशन के बारे में बात करता है, वो डेप्रिसिएशन के बारे में एस 10 ही हमारे डेप्रिसिएशन के बारे में बात करता है। तो इवन इसका नाम पीपी स्टिल डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू पीपी, यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर होता है। Depreciation part is very simple. So what do you mean by depreciation? Systematic allocation and depreciable amount. What is depreciable amount? Cost minus residual value. तो इस residual value को over the period of useful life of the asset हम उसको P&L अकाउंट में लेके जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन होता है कि wearing out, consumption, loss of value due to use। अब यूज करने से वैल्यू कम होती है, टाइम के जाने से भी वैल्यू कम होती है, और ऑब्सोलेंस। अब इसको समझना थोड़ा सा। अब कभी क्या होता है उससे यहाँ पर ये भी कि टाइम के जाने से भी वैल्यू कम होती है। कभी ऐसा होता है कि आपने कोई एसेट लिया उसको यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है, हम उसको यूज ही नहीं करते, क्या तो भी उसकी वैल्यू कम होगी? द आंसर इज यस, तो भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे कम होगी, क्योंकि यूज करने से या टाइम के जाने से हम यूज नहीं भी कर रहे, मगर हमारे पास रखी हुई कोई एसेट बहुत अच्छी कंडीशन में लास्ट को यूज नहीं करे, बकायदा मेंटेन कर रहे, मेंटेनेंस उसका प्रॉपर कर रहे, क्या तो भी डेप्रिशिएट होंगे? द आंसर इज ऑब्सोलेंस। टेक्नोलॉजी के चेंज होने से भी वैल्यू चेंज कम होती है। नाउ depreciation is recognized even if the fair value of the asset exceeds carrying amount। तो आप ये नहीं बोल सकते बुक वैल्यू से ज्यादा फेयर वैल्यू, मार्केट में फेयर वैल्यू ज्यादा, डेप्रिशिएट मत, तो भी डेप्रिशिएशन लगेगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेट डू नॉट निगेट द नीड टू डेप्रिशिएट। आप ये नहीं कह सकते कि हम रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बराबर कराते हैं एसेट का तो उसको डेप्रिशिएट करने की कोई जरूरत नहीं, आप ये नहीं कह सकते। आपको डेप्रिशिएशन लगाना ही उस पर रहेगा इवन तो आप मेंटेनेंस का कर। ना कंपोनेंट मेथड और डेप्रिशिएशन आपसे ये कहती है बेटा कि कोई एसेट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये एयरक्राफ्ट है, ओके मैंने कहा ये एयरक्राफ्ट है, अब इसमें सीट की लाइफ है 5 साल, तो हम जब डेप्रिसिएशन चार्ज करें, बाकी चीजों की लाइफ है 15 साल, तो हम सीट को डेप्रिशिएट करेंगे 5 साल में और बाकी चीजों को डेप्रिशिएट करेंगे 15 ईयर्स में। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हम कोई एसेट लेते
जो भी सिग्निफिकेंट पार्ट होते हैं बच्चों, उसकी हमको अलग से वैल्यू पता रहना चाहिए, क्योंकि उसकी डेप्रिशिएट हमको अलग करना है। इसकी लाइफ है 5 साल, इसकी 15, तो आप इसको 5 साल में डेप्रिशिएट कर लेंगे, इसकी वैल्यू हमको पता रहना चाहिए। नाउ हियर that is what is this depreciable asset used for over multiple periods, limited life and not held for sale। obviously हमने कोई चीज रीसेल के लिए लाए तो फिर वो हमारी पीपी नहीं, वो इन्वेंट्री हो जाती है हमारी, उसकी कोई लाइफ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल लैंड की कोई लाइफ ही नहीं होती तो उस पर डेप्रिशिएशन चार्ज होता नहीं है। तो ना एग्जांपल डेप्रिशिएबल एसेट प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इसमें देखिए आपने लैंड नहीं, क्योंकि लैंड की कोई लाइफ नहीं होती, इसलिए उस पर डेप्रिशिएशन लगता नहीं है। The non-depreciable asset example land except item like mines। ओके, माइन भी लैंड है, लेकिन आप उससे आप क्या करो, उसे एक्सट्रैक्ट करते हो, तो आपको कुछ पीरियड के लिए दिया जाता है 5 साल 10 साल में, तो आपने उसका एक्सट्रैक्ट करी तो उसकी लाइफ, तो उस पर डिप्रिसिएशन लगता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंटेड सेपरेटली। ऑब्वियसली कभी आपको लैंड एंड बिल्डिंग कहता है, लेकिन बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन लगता है, लैंड पे डिप्रिसिएशन लगता नहीं है। ओके, नाउ treatment of depreciation, depreciation will go to P&L account, profit and loss account debit to accumulated depreciation, P&L account debit to PP। अब एक्सेप्शन है कि अनलेस इंक्लूडिंग अनदर एसेट। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने कोई एक एसेट को यूज कर रहे हो दूसरी एसेट को क्रिएट करने, तो जब आप एक एसेट को यूज कर रहे हो दूसरी एसेट को क्रिएट करने के लिए, तो आपकी जो पहली एसेट का जो डेप्रिसिएशन है पीएल में ना जाते हुए दूसरी एसेट की कॉस्ट ऑफ पीपी में ऐड करते, जैसे आपने कॉस्ट ऑफ पीपी अपन यहाँ पे देखे बेटा, तो उसमें बोला एसेट यूज डेप्रिशिएबल एसेट यूज टू मेक अनदर एसेट। तो जो भी पहली वाली एसेट में जो डेप्रिसिएशन पीन में ना जाते हुए दूसरी एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते, क्योंकि गुड्स मैन्युफैक्चर करने में हमने एसेट नहीं यूज करें, दूसरे एसेट को बनाने के लिए हमने एसेट को यूज करें। ओके, नाउ डेप्रिशिएबल अमाउंट इज कॉस्ट और रिवैल्यूड अमाउंट माइनस रेसिडुअल वैल्यू। तो रिवैल्यूड अमाउंट जब होंगी जब आपने रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किए। नाउ रिव्यू ऑफ द रेसिडुअल वैल्यू, ऑब्वियसली आपने रिव्यू करना चाहिए उसकी रेसिडुअल वैल्यू कितनी है और उसकी आपकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ की रेसिडुअल वैल्यू कितनी, क्योंकि रेसिडुअल वैल्यू चेंज हुई बेटा और यूजफुल लाइफ चेंज, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी चेंज आएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करना कब शुरू करें, जब रेडी टू यूज हो गया, तो आपने एक्चुअली यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट, रेडी टू यूज हो गया इन द मैनर विच इज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना आप शुरू कर दो। सीज करना मतलब सीजेशन मतलब उसको कब रोको, तो आप रोकेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करना कब, जब रिटायर फ्रॉम द एक्टिव यूज इन हेल्ड फॉर डिस्पोजल, आपने उसका एक्टिव यूज से रिटायर कर दिया, और हेल्ड फॉर डिस्पोजल या रिटायरमेंट का पहले मीनिंग समझ लो। तो कहते थे रिटायर आइटम स्टेटिंग एट द लोअर ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ एनआरवी इमीडिएट, ठीक है, मैं आप उसका वैल्यूएशन रिटायरमेंट के अलग होता है, लेकिन रिटायरमेंट में बात करेंगे। बेसिकली रिटायरमेंट का मतलब होता है क्योंकि एसेट आप यूज ही नहीं करें। फॉर एग्जांपल इस रूम में एक एसी है और वो कूलिंग ही नहीं कर, मैंने यार कोई काम करनी हो एसी, उसको हटाओ वहां से, तो हमने रिटायर फ्रॉम एक्टिव यूज कर लिया और हम लोग किसी को खरीदना तो बेच भी देंगे उसको, तो उस पर बच्चों डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद हो जाता है। इसका वैल्यूएशन का एक तरीका थोड़ा सा अलग होता है, इसमें बात करेंगे। या डी रिकॉग्नाइज मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको हटा ही दिए, आप बेच दिए या राइट ऑफ कर दिए, कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हटा दिए, तो भी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा नहीं। तो आपने रिटायर फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल रहा तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। उसका वैल्यूएशन के तरीके का अलग होता है, हमने उसको बेचे नहीं है, मगर हमने एक्टिव यूज हम उसको कर नहीं रहे और हमने बेचने के लिए निकाली, को खरीदना चाहे तो खरीद लो इसको। और डी रिकॉग्नाइज मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट से हमने उसको क्या करे, हटा दिए है। अभी जो दो टर्म है उसको हम पहले समझ लेते कि रिटायरमेंट और डी रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, फिर मैं मेथड्स पे आता हूँ। तो रिटायरमेंट हम पहले देख ले क्या होता है बेटा। रिटायरमेंट का मतलब होता है कि हमने एक्टिव यूज से उसको रिटायर करें, मतलब उसको यूज नहीं करें, हमने बोले किसी को खरीदना है तो उसको खरीद लो। तो उसका वैल्यूएशन बेसिकली लोअर ऑफ कैरिंग ऑन मतलब बुक वैल्यू और एनआरवी विच एवर इज लोअर, और जो भी नुकसान हो रहा है हमारा और जो भी या लोअर, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि बुक वैल्यू थी उसकी 20 और एनआरवी 15, तो हमको तो 20 से 15 पे लेके आना, 5 से कम करना, दैट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डी रिकॉग्नाइज का मतलब होता है उससे कोई भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो या तो हो सकता है हमने उसको डी रिकॉग्नाइज मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा दिए बेटा, और ये तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दी, बेच दी, तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है दैट गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आते हैं जब भी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हम देखते हैं तो कौन सी डेप्रिसिएशन की मेथड हमने चूज करना चाहिए। बेसिकली हमको AS10 कहता है कि हमने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का पैटर्न देखना चाहिए। तो व्हाट इज दिस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि सेल्स मेरा एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में 200 200 200 200 200 इस तरीके से, नहीं हाँ 200, तो आप SLM बेसिस पे चले जाओ। अब यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है आपकी प्रोडक्ट, एक वन मोर थिंग, एक और चीज में इस पे आता हूं, तो आपने कांस्टेंट डेबिट तो SLM मेथड पे चले जाओ, ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कम हो रही है तो WD मेथड पे चले जाओ। लेकिन दो तरीका होता है कि रेवेन्यू देखो कि प्रोडक्शन देखो, तो ज्यादा बेहतर होता है कि प्रोडक्शन देखो। अब आपको जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी उसको यूटिलाइज कर लेना, लेकिन बेहतर होता है कि प्रोडक्शन देखो, क्योंकि प्रोडक्शन बेसिकली बताता है कि आपकी एसेट पीपी कंज्यूम कितनी, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। अब रेवेन्यू के केस में तो ऐसा होता है सेल्स प्राइस बढ़ गई तो आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, या आपका पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था इस साल बिका तो 20 साल का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। इसीलिए वो बेहतर ये होता है कि प्रोडक्शन अपनी क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस करे, उसके बेसिस पे आपने वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बेसिकली आपको बताता है। ओके
ना वो कहता है कि रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कंसिस्टेंट एप्लीकेशन अनलेस देयर इज अ चेंज इन पैटर्न। अगर आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट पैटर्न चेंज होता है तो आप मेथड भी चेंज कर सकते हैं। इस चेंज इन मेथड को आपको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कहते हैं। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना, जो पास में हो गया उसमें कोई रेलेवेंस नहीं बेटा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना रहता है। और डेप्रिशिएशन रिवैल्यूड अमाउंट पे चार्ज करते हैं ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। जो भी उसकी लाइफ बची उसमें आपको डेप्रिशिएट करना होता है। अभी डिस्क्लोजर कभी भी एग्जाम में आता नहीं, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए रैपिड जिसमें लिखा हुआ है, मैंने आपको रेगुलर ईयू बैच में पढ़ाया भी होगा, लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन पर्पस, इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट हियर। ओके, तो आईसी स्टडी मटेरियल के हम लोग हमें क्वेश्चंस देखेंगे और उसका इलस्ट्रेशन, जितने भी इलस्ट्रेशन होंगे सारे के सारे इलस्ट्रेशन हम लोग करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट हियर। ओके, इसको ढूंढ के निकालना रहेगा ना मेरे को इलस्ट्रेशन। पीपी ये किस पे है आपका? इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे है, तो कौन से इसमें शायद। ठीक है, ओके, चलिए फर्स्ट इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आईसी के स्टडी मटेरियल के। नाउ एंटिटी ए सुपरमार्केट चेन इज रेनोवेटिंग वन ऑफ इट्स मेजर स्टोर। The store will have more valuable space for in promotion and outlet after the renovation and will include what? Restaurant. अब उनका रेनोवेशन का काम चल रहा है और उन्होंने के रेनोवेट करेगी वो उनके जो भी उनका आउटलेट है उसमें उसने रेस्टोरेंट भी उसमें ओपन करेगी। Now management is preparing the budget for the year after the store reopens and which include the cost of remodeling and expectation of a 15% increase in the sales resulting here resulting from the store renovation which will attract new customers. State whether the remodeling cost will be capitalized or not capitalized. The reason is that कि आप रेनोवेशन कर रहे हो लेकिन उससे आपका प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो बढ़ रहा है ना, क्योंकि वो बोलता है 15% कस्टमर सेल्स बढ़ेगा। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, इट शुड बी कैपिटलाइज। तो हम उसको कैपिटलाइज करेंगे बच्चों। ठीक है, उसने कहा भी होंगे इट शुड बी कैपिटलाइज। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, रैपिड चीज विल हेल्प यू कि आपको मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज कर लो बेटा, ये उसकी खासियत है। ठीक है, कम समय पे सारी चीज रिवाइज हो जाती है। नाउ द एंटिटी ए हैज एन existing freehold property, factory property, now which is intend to knock down and redevelop। वो चाहते हैं थोड़ा दिन बंद रखो, उसको थोड़ा रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं। Now during the redevelopment period the company will move its production facility to another temporary। अब देखो रीलोकेशन वाली बात है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे, तो कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा इन जनरल नहीं होता। तो यहाँ पे कौन सी कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट ₹5 लाख टू इंस्टॉल द मशीनरी इन द न्यू लोकेशन। तो आप न्यू लोकेशन, आप नई मशीन नहीं ला रहे बेटा, ये मेरे पास मशीन है, ये मशीन को उठा के दूसरी जगह रख रहा हूं, उसका खर्चा है, तो कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा नहीं होता है। रेंट भी कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा नहीं होता न्यू जगह का। रिमूवल कॉस्ट ऑफ ₹3 लाख टू ट्रांसपोर्ट द मशीनरी फ्रॉम द ओल्ड लोकेशन टू न्यू टू द टेम्परेरी लोकेशन, वो भी कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन, रीऑर्गेनाइज कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा नहीं, हमने पढ़े थे ना। ओके, तो कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा नहीं होगा। नाउ हियर Omega Limited contracted with a supplier to purchase the machinery which is to be installed in its one department in 3 months। 3 महीने उसका टाइम है। The special foundation were required for the machinery which were to be prepared within these supply lead time। The cost of the site preparation laying foundation ₹1,40,000। तो 1,40,000 cost of PP का हिस्सा होता है। These activities were supervised by technician during the entire period which is employed for these service ₹45,000 per month। तो 45,000 3 महीने काम चलने वाला हमारा। 45,000 rupees multiplied by 3 that will come 1,35,000। Now the machine was purchased at ₹1,58 lakhs कि आपने परचेज करे। ओके, नाउ ₹50,000 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इनकट, ट्रांसपोर्टेशन भी आपका है, कॉस्ट ऑफ पीपी का हिस्सा। नाउ यर फैक्ट्री एंड आर्किटेक्ट वाज अपॉइंटेड ₹30,000। अभी 1,50,000 इसमें कुछ जीएसटी नहीं दिया, तो जीएसटी देना चाहिए। तो जो रेगुलर बैच में कराते हैं, ये आपने जहां से भी पढ़े बेटा जीएसटी देता है। जीएसटी अगर दिया रहता और उसे इनपुट क्लेम करना होता, जीएसटी रेट दिया सपोज 18%, इट विल डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि आप इनपुट क्लेम उसका कर रहे हो। ठीक है, एनीवेज इसमें जीएसटी दिया नहीं तो सिंपल है, डायरेक्ट लिख लो फिर। ओके, नाउ illustration number 4। The entity which operates a major chain of supermarket has acquired a new store location। The new location requires significant renovation expenditure। Management expected the renovation will last for 3 months during the supermarket will be closed।
मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड द बजट फॉर दिस पीरियड इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग कॉस्ट, उसको कैपिटलाइज करेंगे हम लोग. Now, and salaries of the staff will be preparing the store before its opening. Related utilities cost, what treatment. अब ये P&L में जाएगा बेटा, ठीक है. इसको आप कैपिटलाइज करोगे. सैलरी स्टाफ है बेटा, वैसे आपने बंद रखे हो तो भी सैलरी तो देना ही है आपको, तो दैट विल गो टू P&L अकाउंट और आपका कंस्ट्रक्शन विल बी कैपिटलाइज. नाउ एन अम्यूजमेंट पार्क हैज अ सॉफ्ट ओपनिंग, मतलब पूरे तरीके से ओपन नहीं हुआ. To the public to trial run attraction ticket is sold at 50% discount पे टिकट बेचे उनने. Now operating capacity is 80%, जो कि 100% कैपेसिटी थी, 80% ही कैपेसिटी है फिलहाल अभी. तो ऑफिशियल ओपनिंग डे ऑफ द अम्यूजमेंट पार्क इज द 3 months later, 3 महीने बाद ऑफिशियली ओपन होगा. मैनेजमेंट क्लेम द सॉफ्ट ओपनिंग इज अ ट्रायल रन नेसेसरी फॉर द अम्यूजमेंट पार्क. देखो ट्रायल रन किसको बोलते हैं, बेवकूफ बना रहे क्या. ट्रायल रन किसको बोलते हैं, ट्रायल रन वो बोलते हैं कि अभी आपने वही पब्लिक को बुला रहे हो, आप 50% डिस्काउंट पे टिकट बेच रहे हो, तो अम्यूजमेंट पार्क खोले, वो रिस्की अगर अभी भी रहता तो पब्लिक पे ट्रायल करते कि गिर गिर गया झूला तो मर जाएंगे, उसमें कैसे थोड़ी ना होता है. तो ट्रायल रन इसको नहीं बोल सकते बेटा. ट्रायल रन आप टेस्ट करते हो, इंजीनियर आते वो एक्सपर्ट्स टेस्ट कर रहे, पब्लिक आ रही उसका आप बोल रहे हो 80% कैपेसिटी यूज हो रहा है वहां पे, तो ट्रायल रन नहीं रहा. तो कहता है फॉर द पार्क टू बी इन कंडीशन कैपेबल ऑपरेटिंग इन द इंटेंडेड मैन अकॉर्डिंग द नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकट should be capital should not be capitalized. वो ऑलरेडी आपका हो चुका है रेडी टू यूज बेटा. ओके, तो it should be charged to profit and loss account, not should not be capitalized. ओके, नाउ इसके बाद इलस्ट्रेशन हमने अभी करे, हमने कौन सा 5th करे हैं, 6th ढूंढना पड़ रहा है मेरे को. इलस्ट्रेशन नंबर ये कौन सा है, नहीं एक सेकेंड, ये एक सेकेंड, इलस्ट्रेशन नंबर 6. एक्सचेंज वाला, एंटिटी एक्सचेंज द लैंड विद बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 10 लाख, तो बुक फॉर कैश रुपीज 20 लाख लूंगा, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू एट रुपीज 25 लाख. नाउ व्हाट विल द मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट रिसीव्ड. अब ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं बच्चों. द प्लांट एंड मशीनरी इज वैल्यूड एट रुपीज 25 लाख व्हिच इज अज्यूम्ड टू बी फेयर वैल्यू इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अब फेयर वैल्यू उसने दिया नहीं है अपने को, जो एसेट ऑफ द जो आपने एसेट ली उसकी जो एसेट दी उसकी फेयर वैल्यू नहीं दी है. सिंस द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन इज नॉट गिवन, so the fair value will be recorded. The transaction will be recorded at fair value of the asset acquired rupees 45 lakh. क्यों, क्योंकि 25 लाख तो उसकी फेयर वैल्यू है और आपने यहाँ पे 20 लाख रुपीज कैश भी है. तो सिंस लैंड ऑफ बुक वैल्यू रुपीज 10 लाख इज ट्रांसफर्ड इन एक्सचेंज फॉर रुपीज 45 लाख, तो गेन, तो बेसिकली यहाँ पर से एंट्री दिखाऊंगे. यस, तो आपको 20 लाख रुपीज मिले, तो कैश अकाउंट डेबिट. प्लांट जो आपने जो एसेट ले रहे हो उसकी फेयर वैल्यू 25 लाख, तो 25 लाख जो आपने लैंड दिए तो उसकी फेयर वैल्यू यहाँ पे दी भी नहीं, तो बुक आई मीन फेयर वैल्यू दी नहीं, और यहाँ पे इसलिए अपने फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड उसके ऊपर लिखे, उसके अलावा कैश भी मिली आपको. ओके, नाउ 10 लाख रुपीज तो बुक वैल्यू थी आपकी लैंड की, उसको क्रेडिट करे कैंसिल करने, तो आपको 35 लाख रुपीज जो बैलेंस है दैट इज ए प्रॉफिट. नाउ हियर, नाउ एंटिटी एक्सचेंज कार एक्स, तो आपने कार एक्स दी है, ठीक है. Now with a book value of rupees 13 lakh and a fair value of the asset 13.25. Now for cash rupees 15,000, Mr. Y, car Y, which has a fair value of rupees 13 lakh 10,000. Now fair value of the asset given upon receipt which is more clearly evident. तो fair value, अच्छा यहाँ पे कुछ बोला है किसने, तो ट्रांजेक्शन लैक कमर्शियल सब्सटेंस, कमर्शियल सब्सटेंस, तो फिर फेयर वैल्यू का सवाल ही नहीं उठता बेटा. द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप पे लिखते हैं, दैट इज 13 लाख. तो 13 लाख है, तो ये 15,000 रुपीज कैश दिया, तो बेसिकली 15 है, 13 पे रिकॉर्ड करना है, तो 15 वहां पे एडजस्ट हो गया, तो 13 लाख माइनस 15,000, तो रिमेनिंग इज अ कार वाई. तो ये इसलिए फेयर वैल्यू नहीं, क्योंकि कमर्शियल सब्सटेंस नहीं. अगर कमर्शियल सब्सटेंस रहता तो फिर फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप पे वैल्यू था, वहां पे था ही नहीं बेटा. ओके, तो यहाँ पे बुक वैल्यू पे आपने लिखे बुक वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप, तो आपने 15,000 तो उसने हमको दिया, तो बचे हुए कार वास्ते भी हम लिख लेंगे. ओके, नाउ हियर, ओके, ये कौन सा था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8 लॉ से ढूंढ के. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस पार्ट और इंस्पेक्शन वाज नॉट आइडेंटिफाइड. मैंने आपको बताया था बेटा, अगर कोई प्रीवियस पार्ट है आपको जो रिप्लेस करो, आप नहीं उसकी वैल्यू निकाल पा रहे हो, तो आप उसको डी रिकॉग्नाइज तो करना है. आप उसको आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन ऑफ द, एक मिनट, डी रिकॉग्नाइज ऑफ द कैरिंग अमाउंट एक्वायर्ड रिगार्डलेस ऑफ द वेदर. आप भाई उसके पता लगा पा रहे नहीं लगा पा रहे, तो भी आपको डी रिकॉग्नाइज करो. बोले सर कैसे डी रिकॉग्नाइज करो, अगर पता ही नहीं लगा पा रहे, फिर व्हाट विल द आंसर इन द अबव क्वेश्चन इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल, है ही नहीं पॉसिबल, तो आप फिर उसको दूसरे तरीके से देखो, एस्टिमेटेड बेसिस पे. इट में यूज द कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट और द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द फ्यूचर
सिमिलर ऐसे हम अगर फ्यूचर में करें तो क्या ये तो इसकी आज की क्या वैल्यू होंगी, 5 साल पहले क्या वैल्यू होंगी, तो अंदाजे से करो, लेकिन आपको उसको डी रिकॉग्नाइज करना ही रहेगा। अगर कोई आप सिग्निफिकेंट पार्ट को रिप्लेस करते हो तो उसकी डब्ल्यू डी अंदाजे से कैलकुलेट कर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाओ और नई को आप क्या कर दोगे, रिकॉग्नाइज कर दोगे। ठीक है, डन। नाउ हियर उसके बाद नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 10। Now, entity Y, a large manufacturing group, it owns a number of industrial building such as factory and warehouse and office building। ख्याल रखना बेटा, जब मैं क्लास की बात करता हूं कि एक ही क्लास को आप रिवैल्यू करें कॉस्ट मॉडल, बट इट शुड बी सेम क्लास। तो हम क्लास की बात करते हैं तो फैक्ट्री आई मीन बिल्डिंग भी अलग क्लास की हो सकती है। जैसे यहाँ पे क्या है कि फैक्ट्री एंड वेयरहाउस एक अलग क्लास है, ऑफिस बिल्डिंग एक अलग क्लास है। ठीक है, तो अलग अलग है, बोलेंगे नहीं बिल्डिंग है, अरे अलग है वो, एक जगह फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग और उसकी लाइफ अलग है, नेचर अलग है। ओके, नाउ हियर now the industrial building are located in the industrial zone, where the office building are in the central business district of the city. Entities A is managed and want to apply the revaluation model as per AS10 to the subsequent measurement to the office building, but continue to apply the historical cost model to इसको वो कह रहा है कि cost model, और इससे कह रहा है कि रिवैल्यूएशन मॉडल करो, कोई दिक्कत नहीं हो, नेचर उन लोग का अलग अलग है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। आप ही नहीं बोलेंगे सर बिल्डिंग है तो फिर कॉस्ट और कॉस्ट हो गया, रिवैल्यूएशन अलग 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 है बेटा, नेचर अलग है, एक फैक्ट्री एक ऑफिस है। ओके, नाउ हियर उसके बाद हम आते हैं, एक सेकेंड, इलस्ट्रेशन नंबर 11। ओके, अभी हमने कौन सा की इलस्ट्रेशन नंबर, जस्ट गिव मी अ मिनट हियर। ठीक है, now entity A has a policy of not providing depreciation on PP capitalized in the year until the following year provide for a full year depreciation in the year dispersed। कैसी बात करें, बोलते नहीं सर जिस साल हमने खरीदे उस साल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करना, पॉलिसी, अरे ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट करके पॉलिसी नहीं बना सकते आप। तो डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा जिस दिन रेडी टू यूज इन द मैनर विच इज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, और जब आपने डिस्पोज ऑफ कर डी रिकॉग्नाइज कर तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना रोक देना उसको, तो गलत ट्रीटमेंट है वो। नाउ हियर illustration number 12। now वो कहता है कि entity A purchased an asset on 1st of January 20x1 for rupees 1 lakh, and asset had an estimated useful life of 10 years and a residual value of what here, nil। उसकी residual value कितनी, nil। on 1st of January 20x5 the director reviewed the estimated life and decided that the asset will probably future। अब पहले तो हमने 10 साल मान, जब समझो 4 साल हो गए ना, 1st January 20x1 1st January 20x5 4 साल हो गए, तो हमने 1 लाख रुपए थी, 10 साल उसकी लाइफ थी बेटा, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन हो गया 10,000, तो हमने 4 साल में 40,000 डेप्रिसिएशन लगा लिए, उसकी वैल्यू कितनी होगी 60,000। तो रिमेनिंग डब्ल्यू डी, अब रिमेनिंग उसकी लाइफ रिवाइज और बोलते 4 साल ये, तो डिवाइड बाय 4 प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है, तो नाउ ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन विल बी 15,000, यहाँ पे लिखा होगा। ओके, डन। Now entity B construct a machine for its own use, construction is completed on 1st November, but the company does not begin the machine। अरे आपकी गलती, when ready to use, put to use is not important। तो 1st November का तो डेप्रिसिएशन वहां से चार्ज करो, कैपिटलाइज करना आप बंद कर दोगे। ओके, now here a property costing rupees 10 lakh is bought in 20x1, its estimated total physical life is 50 years, उसकी 50 साल लाइफ है। However the company considers likely it will sell the property after 20 years, तो 20 ईयर्स में डेप्रिशिएट करेंगे उसको, क्योंकि आप यूजफुल लाइफ उसकी यहाँ पे 20 ईयर्स है, तो यहाँ पे उसकी रेसिडुअल वैल्यू 10 लाख की है, तो 10 लाख माइनस 10 लाख डिवाइड बाय 20 इट विल बी 0 ओनली, तो वहां पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा। ये 9 लाख, तो 10 लाख माइनस 9 लाख 1 लाख डिवाइड बाय 20 दैट विल कम 5,000 डेप्रिसिएशन, सिंपल। ओके, नाउ ये हमने कितना करे यहाँ पे 14, कितने हैं भाई, एक सेकेंड, 15 नाउ, एक सेकेंड, चलिए 15, आई थिंक ये लास्ट वन है। ओके, एक सेकेंड, अभी हमने कौन सा करे, कंफ्यूजन है, ये है 15। ओके, नाउ हियर एंटिटी में मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियल केमिकल यूजेस ब्लेंडिंग मशीन in the production process। the output of the blending machine is consistent from year to year and they can be used in different products। however maintenance costs increase from year to year and a new generation of a machine with significant improvement over the existing machine is available for such as the depreciation method। अब आप देखो कैसा है, कांस्टेंट है कि कैसा, हमसे कहता है यहाँ पे एंटिटी बी मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियल केमिकल यूजेस ब्लेंडिंग मशीन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और ये कहता है कि आउटपुट ऑफ द ब्लेंडिंग मशीन इज कंसिस्टेंट, तो वो एसएलएम बेसिक एसएलएम मेथड आएगा ना बेटा। अब वो कहते हैं कि नहीं उसका आप मेंटेनेंस अच्छा कर दो, आप करो मेंटेनेंस, लाइफ ऑफ द एसेट पे फर्क पड़ेगा।
लेकिन उसका आउटपुट सेम है, तो एसएलएम मेथड आपको चार्ज करना रहेगा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा। लाइफ पे फर्क पड़ेगा, मेंटेनेंस अच्छा कर देता। नाउ हियर 16. Now, entity A acquired a plant and machinery in its book value at rupees 2 lakh. They were destroyed in a fire. Now, the assets were insured for the new for old, and the new replaced by the insurance company with a new machine costing rupees how much here? 20 lakhs. Then the machine were acquired by the insurance company, and the company did not receive rupees 20 lakh as cash compensation. State how entity A should account for the same. तो क्या ट्रीटमेंट होगा? वेरी सिंपल, जो आपका पुराना वाला बुक ये जो 2 लाख वो तो डिस्ट्रॉय है, उसका आप राइट ऑफ कर दोगे। अब अगर हमने इंश्योरेंस निकाल रखे तो अगर आप वर्चुअली सर्टेन है, 29 में ही पढ़ा होगा, जब आप कंटिजेंट एसेट जब रिकॉग्नाइज करते जब आप वर्चुअली सर्टेन है बेटा, तो अगर आप वर्चुअली सर्टेन है मिल ही जाएगा तो यू कैन रिकॉग्नाइज दैट व्हाट रिसीवेबल, क्योंकि न्यू एसेट है, पुरानी वाली तो गई। ठीक है, नाउ आई थिंक इसके के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाते हैं। ओके, अब आएंगे बच्चों आप यहाँ पे एमसीक्यूज पे। नाउ फर्स्ट वन, now as per the AS10 property plant and equipment which of the following is not included? Cost of site preparation तो करते, cost of relocating नहीं करते, installation भी करते, delivery भी करते। ओके, now as per AS10 property plant and enterprise holding investment property, हाँ एक और चीज है AS15 में भी पढ़ाऊंगा, सॉरी नॉट 15 13 में कोई इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, तो उसके लिए अपने को कॉस्ट मॉडल ही फॉलो करें, AS13 में भी कहता है उसको। ठीक है, तो कॉस्ट मॉडल अभी ख्याल रखिए। ए प्लॉट ऑफ लैंड विथ कैरिंग अमाउंट रुपीज 1 लाख वॉज रिवैल्यूड एट रुपीज 1 लाख 50, तो 1 लाख से बढ़ के 1 लाख 50, मतलब 50,000 रुपए हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में चला गया। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर 2 सब्सिक्वेंटली ड्यू टू ड्रॉप इन द मार्केट प्राइस द लैंड वॉज डिटरमाइंड टू फेयर वैल्यू रुपीज 1 लाख 30, तो आप 1 लाख 50 से कम होकर 1 लाख 30 पे आ रहे हैं, मतलब 20 से कम कर रहे हो यहाँ पे, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस तो 50, चिंता की क्या बात है। नाउ अज्यूमिंग दैट द एंटिटी अडॉप्ट द रिवैल्यूएशन मॉडल व्हाट विद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इनिशियल अपवर्ड रिवैल्यूएशन 50 क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, सही बात है। सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन 20 डेबिटेड टू पीएनएल, ना अरे भाई रिवैल्यूएशन सरप्लस में उसी में एडजस्ट करेंगे। इनिशियल अपवर्ड रिवैल्यूएशन 50 क्रेडिटेड टू पीएनएल में नहीं, इनिशियल अपवर्ड रिवैल्यूएशन 50 क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, करेक्ट। सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन 20 डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, करेक्ट। तो पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस वी हैव इनफ बैलेंस 50, तो सी में अपन एडजस्ट करेंगे बच्चों। नाउ हियर ए प्लॉट ऑफ लैंड विद कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख डिक्रीज हुआ 90, तो अपने 10,000 रुपीज पीएनएल में जाएंगे। नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर टू सब्सिक्वेंटली ड्यू टू इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू द लैंड वाज डिटरमाइंड टू फेयर वैल्यू 1 लाख 5, तो 1 लाख 90 से बढ़ के 1 लाख 5, तो 15,000 आया। थोड़ा समझ के पहले आप पीएनएल में लेके गए तो 10 पीएनएल में लेके जाएंगे, 5 रिवैल्यूएशन सरप्लस में। देखो यहाँ पे सही आंसर होगा कहीं। इनिशियल डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन 10,000 डेबिटेड टू, नहीं रिवैल्यूएशन पीएनएल में जाएगा, इनिशियल डाउनवर्ड वैल्यूएशन 10,000 डेबिटेड टू पीएनएल, करेक्ट। सब्सिक्वेंट अपवर्ड रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड 15 टू, नहीं पीएनएल में पूरा नहीं जाएगा, गलत है। Now initial downward revaluation 10,000 debited to P&L, correct. Subsequent upward revaluation 10 credit to P&L, 5 credit to revaluation surplus, correct. Now on sale of asset which was revalued upward, what will be the treatment of revaluation reserve? It will transfer to P&L. आपको उसको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर द रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू पीएनएल। नाउ रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट टू रिटेन अर्निंग एज द मूवमेंट विदाउट इन, पीएनएल के थ्रू नहीं, वो रिटेन रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन अर्निंग बता रहा हूं, जो कंपलसरी आपको ट्रांसफर करो जब डी रिकॉग्नाइज होता है, करेक्ट है बेटा। नाउ हियर ए मशीन was purchased having an invoice rupees 1,18,000 including GST 18,000, so minus करो तो 18,000, तो उसकी कॉस्ट होगी 1 लाख। Now here the GST is available, the input tax credit, the rate of depreciation is 10%। ये क्या है बच्चों वाला क्वेश्चन देता है कोई ऐसा? 10,000 डेप्रिसिएशन होगा 10,000 क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे हमारा AS10 का रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब इसके AS11 12 इस तरीके से आते जाएंगे, तो कम समय पे अपने को सारे के सारे एस रिवाइज करना है। ओके, दैट इज फॉर टुडे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।